नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी अफवाह है। सबके लिए टीकाकरण का कार्यक्रम 1 मई से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें कई अड़चन हैं। सबसे बड़ी अड़चन है कि हमारे देश में इतना टीका का उत्पादन है ही नहीं कि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। राज्यों की तरफ से ये शिकायत लगातार उठाई जा रही है और अब अलग अलग राज्य या तो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं या वो किसी न किसी तरीके से इस बात को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास 1 मई से सबके लिए टीकाकरण शुरू करने का कोई तरीका है ही नहीं। हमारे साथ डॉक्टर पुनीत मिश्रा जुड़ गए हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स में। समीर भाटी भी जुड़ गए हैं, जो कि मेंबर हैं वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी और डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब्स के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल ये उठता है कि कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, इतने सारे लोगों ने जाकर रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, तो डॉक्टर मिश्रा रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन ज्यादातर राज्य तो यही कहते हैं कि 15 मई से पहले उनके पास इतने टीके ही नहीं होंगे कि सबको टीका लग सके। ऐसे में क्या होगा? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये है कि इसके बारे में राज्यों को ज्यादा अच्छी तरीके से मालूम होगा, क्योंकि जो हेल्थ है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। राज्यों का अपना दायरा है जिसमें वो हेल्थ के बारे में काम करते हैं और उनको ज्यादा अच्छी तरीके से मालूम होगा कि उनके पास कितना स्टॉक है और कितना उनको मिलने वाला और कितना उनको प्रोक्योर करना है या कहाँ पर दिक्कत है। दूसरी बात ये भी है कि इतने सारे लोगों को हम एक दिन में वैक्सीन नहीं लगाने वाले हैं। आप एक हमारी लिमिट है, जितने हेल्थ केयर फोर्स है उसमें जो ऑप्टिमम लेवल है, कितने लोगों को हम एक दिन में सारे रिसोर्सेज को पूल करके वैक्सीन लगा सकते हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वक्त सिर्फ वैक्सीनेशन का ही काम नहीं है। इस वक्त जो काम चल रहा है वो आप देख रहे हैं कि काफी सारे मरीज आ रहे हैं। तो सबसे पहले की प्रायोरिटी होती है कि अगर कोई मरीज आ गया तो उसको मौत के मुंह से निकाल के लाना है, उसको बचाना है, उसकी जान बचाना है, वो भी एक प्रायोरिटी है और वो काम भी हेल्थ केयर वर्कर्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें दो चीजें हैं। एक, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनकी अवेलेबिलिटी कि वैक्सीन में हम कितना रख सकते हैं और कितना हम अस्पताल सर्विस की जो सुविधाएं हैं उसके लिए। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि जो हेल्थ है ये स्टेट का एक सब्जेक्ट मैटर है और स्टेट को ज्यादा अच्छी तरीके से मालूम होगा कितनी वैक्सीन उपलब्ध है। जहां तक वैक्सीन की उपलब्धता का सवाल है, जो मैंने देखा है कि केंद्र सरकार द्वारा, भारत की जो सरकार है इसने पहले 2 वैक्सीन को मंजूरी दी थी और अब 1 वैक्सीन को और मंजूरी दे दी है। और ऐसी खबर आ रही है कि ये जो वैक्सीन है स्पुतनिक वाली, इसका काफी सारा स्टॉक अभी रूस से भी आएगा जब तक कि हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। और आने वाले समय में अन्य जो वैक्सीन है दुनिया के किसी और देश में अगर उनको लाइसेंस मिला हुआ है तो उसके ऊपर जो एक्सपर्ट ग्रुप है वो, अगर वो वैक्सीन अप्लाई करती है तो एक्सपर्ट ग्रुप उसके ऊपर देख के और निर्णय ले सकता है। तो इस प्रकार से भी वैक्सीन की उपलब्धता जो है आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को वैक्सीन दी जा सकेगी। चलिए डॉक्टर भाटी, आप क्या मानते हैं कि अगर उत्पादन बढ़ाया जाता है, जितना उम्मीद की जा रही है, अगर कर पाते हैं हमारे वैक्सीन प्रोड्यूसर्स, तो क्या वाकई में हम लोग मई की शुरुआत नहीं, चलिए उसके बाद शुरुआत कर सकेंगे? देखिए, अभी हम अगर करंट सिनेरियो देखें तो अभी हमारी अवेलेबिलिटी में समय लगेगा, हमारी डिमांड पर अभी है, पहली बात तो। दूसरी बात, अभी जिस तरह से प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारी जो कोवैक्सीन है उसका अभी 5 मिलियन पर मंथ का प्रोडक्शन है, जो कि वो डबल कर रहे हैं, 10 मिलियन तक कहा जा रहा है कि वो कर रहे हैं। और इसके अलावा आपकी जो कोविशील्ड है जिसकी 60 मिलियन की जो प्रोडक्शन है वो 100 मिलियन तक लेकर जा रहे हैं। बट इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वैक्सीन का हमारा प्रोसेस है, वैक्सीनेशन ड्राइव है, उसको तो हमें स्पीड अप रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप जिस तरह से सुन रहे हैं, जो न्यू म्यूटेंट्स वाली बात हम सुन रहे हैं, इसमें वैक्सीन एस्केप अगर म्यूटेंट्स आता है तो वो थोड़ा हमारे लिए चैलेंजेस होगा। करंट सिचुएशन हम देख रहे हैं, जिस समय संक्रमण भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हेल्थ केयर पर भी काफी लोड है, पर उसके साथ साथ हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव भी है, प्रोडक्शन को रैंप अप करने के साथ साथ हमें वैक्सीनेशन साइट्स भी बढ़ाते रहना पड़ेगा और हमारी जो करंट रेट है वैक्सीनेशन की उसको 5 से 7 गुना आगे लेकर जाना पड़ेगा। जी, एक
दिलचस्प खबर जो डॉक्टर मिश्रा आज आई है वो ये है कि अमेरिका में टॉप सेनेटर्स ने चिट्ठी लिख करके जो फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के सीईओज हैं उनको कहा है कि आप वॉलंटरीली इस बात पर विचार कीजिए कि आप वॉलंटरी अपनी टेक्निक को शेयर करें दूसरी कंपनियों के साथ, आप उसका ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें ताकि वो भी प्रोड्यूस कर सके और उत्पादन बढ़ सके। तो क्या इस तरह की चीजों के बारे में भी अब हमें भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कुछ और कंपनियां भी हैं, कोई ना कोई तरीका निकाला जा सकता है, आपदा है तो जरूर उस ऐसे मौके पे मुनाफे और लोगों की जान को बचाने को बैलेंस किसी तरह से किया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि जो पैंडेमिक का दौर है और उसमें इस प्रकार की कोशिश जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और इस मामले में मैं इस चीज का जरूर स्वागत करूंगा अगर अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने ऐसा कोई आदेश दिया है या रिक्वेस्ट की है। आप अगर इसमें देखेंगे, पूरी दुनिया की भागीदारी है वैक्सीन के लिए। अगर आप भारत की बात करते हैं, कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर उसको खोजा था। भारत में उसका प्रोडक्शन चल रहा है, कई और देशों में इसका प्रोडक्शन चल रहा है। इसकी जो जांच हुई है, जो शोध हुए हैं, वो दुनिया के कई देश में हुए हैं। उसके बाद जब ये वैक्सीन प्रोड्यूस हुई तो भारत ने अपने यहाँ वैक्सीन करने के साथ साथ उन लोगों को जिनके यहाँ ना तो शोध की सुविधा है, ना इतने पैमाने पर वैक्सीन उत्पादन की क्षमता है, तो वहां पर लोगों की जान बचाने के लिए वहां पर भी उपलब्ध कराई है। तो मुझे लगता है कि ये एक जमाना है जब पूरा जो विश्व को एक साथ आना चाहिए और जो भी कोशिश हो सके पूरी दुनिया के लोगों की जान बचाने की, वो कोशिश की जानी चाहिए। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा है और हमें खुशी है कि दुनिया के अन्य देश जो हैं वो भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा कदम है, जरूर एक स्वागत योग्य कदम है। जी, डॉक्टर भाटी, कल जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हुए हैं कोविन ऐप पे, उससे एक चीज तो तय है कि हेजिटेंसी थोड़ी अब कम होती जा रही है, लोगों के अंदर काफी उत्सुकता है वैक्सीन को लेने के लिए, खासतौर पे अगर हम शहरों की बात करें, क्योंकि वो स्थिति को देख रहे हैं अपने चारों तरफ, अस्पतालों की स्थिति को देख रहे हैं और जिनमें हिचक थी भी अब वो कम होती जा रही है। लेकिन रजिस्ट्रेशन इतना ज्यादा हो जाना, वहीं दूसरी तरफ बीएमसी की तरफ से ये कहना कि हमारे पास आज शाम को सप्लाई आई और कल सुबह सिर्फ सरकारी और बीएमसी के ही केंद्रों पर टीका लगेगा और वही आए जिनको सेकेंड डोज मिल रहा है। जब इस तरह की चीज देखते हैं तो सप्लाई और डिमांड के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा नजर आता है। ऐसे में अभी से रजिस्ट्रेशन खोल देना, इस पर मेरे मन में थोड़े सवाल आते हैं। क्या अगर रजिस्ट्रेशन खोल के फायदा क्या हुआ है? देखिए, इसमें हमें एक चीज को समझना जरूरी है। डेफिनेटली जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो कम हुई है, देखा जा रहा है, पर अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे हेल्थ वर्कर है जिन्होंने अपनी सेकंड डोज भी नहीं लगाई है। बहुत सारे एल्डरली लोग हैं जो अपनी सेकंड डोज के लिए गए नहीं है या जिन्होंने अपनी फर्स्ट डोज भी नहीं लगाई है। एक तो ये वाली बात, पहले तो उनको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब हम सामने देख रहे हैं सेकंड वेव के अंदर कि जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट वेव लगाई है उनको फिर भी अभी अगर री इन्फेक्शन हो रहा है तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पर जो सेकंड डोज लगा चुके हैं उनको माइल्ड सिम्टम होने के बाद, इवन हमारे पास काफी सारा डेटा ऐसा अवेलेबल है कि उनको माइल्ड सिम्टम होते हैं, पर वो अपना अगर उनको HRCT और CT स्कैन वगैरह कराने की जरूरत पड़ रही है तो उनको निमोनिया वगैरह ये सब नहीं हो रहा। तो ये ज्यादा जरूरी है कि जिन्होंने नहीं लगाई है पहले तो अपनी वो सेकंड डोज लगवाएं। दूसरी बात आई कि हाँ, यूथ में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखा जा रहा है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, पर इसके साथ हमें ये भी समझना जरूरी है कि जो वैक्सीन को बनने का समय है वो लगता है 60 से 100 दिन का, 60 से 100 डेज लगते हैं। वैक्सीन फेजेस में आती है, इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है, उसी तरह से कंपनी उसको सप्लाई करती रहती है। एक साथ सबको जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से अभी जो हमारे 18 साल से ऊपर है उनके लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना मैंडेट कर दिया है, उनके लिए वॉक इन फैसिलिटी नहीं है। तो अभी धीरे धीरे हम समझते हैं 15 मई तक शायद इस स्थिति में और ज्यादा सुधार आएगा, पर वैक्सीनेट तो सबको करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन सबके लिए बेहद जरूरी है, यही एक तरीका है इस पैंडेमिक से लड़ने का। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, आपसे जरूर हम दरखास्त करेंगे आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि कुछ सवाल हैं जो हमारे व्यूअर्स ने भेजे हैं, उनके जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल एक ब्रेक।
और अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। डॉक्टर पुनीत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, पहला सवाल सुन लीजिए जो कि पार्थिव ने भेजा है देहरादून से। मेरा नाम पार्थिव सर है और मैं देहरादून से हूँ। मेरा सवाल ये है कि वाकई में पेट के बल सोने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बेहतर होती है? डॉक्टर देखिए, जब इस समय कोरोना के समय हम सारे लोगों को यही बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो डाउन जा रहा है, तो अगर आप पेट के बल लेटेंगे तो करीब करीब 5 पॉइंट तक आपका जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो ऊपर आएगा। और काफी सारे जो मरीज हैं उनको घर पे रह के जब वो होम आइसोलेशन में है तब इस प्रक्रिया के द्वारा फायदा पहुंच सकता है और उनको अस्पताल जाने से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर मरीज बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में पहुंचता है जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है तब उसे जरूर अस्पताल ले जाया जाना चाहिए। ये प्रोनिंग जिसे कहते हैं डॉक्टर, जो कि वायरल भी हो रहा था, ये पेट के बल सोना, ये कितने ऑक्सीजन का स्तर हो तब आप सजेस्ट करेंगे कि इसको किया जाए घर पे? देखिए, सामान्य रूप से अगर आदमी का जो स्तर है वो 94 से ऊपर SpO2 बना हुआ है तो सही स्तर है। लेकिन अगर आदमी का स्तर 94 से नीचे जा रहा है और आपके पास उस समय कोई अस्पताल की सुविधा नहीं है तो प्रोडिंग लिटाने से ऑक्सीजन के स्तर में सुधार आता है। और इस बाबत कई सारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है उसमें भी दिया गया है, पैम्पलेट भी दिए गए हैं, उससे सही प्रक्रिया समझाई गई है कि किस प्रकार से तकिया लगा के और पेट के बल लेटा जाए ताकि जो ऑक्सीजन का स्तर है उसमें सुधार लाया जा सके। तो प्रोनिंग जरूर एक हेल्पफुल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 90 से नीचे जा रहा है, 90 या 91 से नीचे जा रहा है, तो जरूर उसे कोशिश करें कि अस्पताल में ऑक्सीजन वाला बेड मिल सके। लेकिन आज की परिस्थिति में जैसा कि कई बार खबर मीडिया की खबर से मालूम चल रहा है कि लोगों को कई बार एकदम से बेड नहीं मिल पाता है और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो उस समय के लिए ये प्रक्रिया बिल्कुल उचित प्रक्रिया है और कम से कम ऑक्सीजन का जो SpO2 का लेवल है 4 से 5 पॉइंट तक इस प्रक्रिया के द्वारा बढ़ सकता है। ठीक, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो प्रिया ने भेजा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियदर्शनी है और मैं देहरादून से हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोरोना से ठीक होने के कितने दिनों बाद हमें वैक्सीन लेनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो ठीक होने के करीब 4 से 8 हफ्ते के बाद हम वैक्सीन रिकमेंड करते हैं। कम से कम 4 हफ्ते का जो गैप है वो अवश्य रखें ठीक होने के बाद, और उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। अगर किसी को सेकेंड डोज लेने से पहले कोरोना हो जाए डॉक्टर, तब क्या करें? तभी भी अगर उसका है तो कम से कम 4 हफ्ते का इंतजार करें और उसके बाद ही दूसरी डोज के लिए जाएं। ठीक है, तो ठीक होने के बाद आप 4 हफ्ते का इंतजार करके फिर अपना सेकंड डोज लेने जाएं। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा, आप हमारे साथ जुड़े, सवालों के जवाब दिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको याद दिला दें कि अगर आप काम पर जा रहे हैं, दफ्तर जाते हैं, तो 2 मास्क पहने, डबल मास्क पहने, और कोशिश ये करें कि अगर आपको टीका लग भी चुका है तो भी आप लोगों से दूरी बनाए रखें और सारे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। उम्मीद करते हैं आप सब सेफ रहेंगे। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।